हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने वेक्टर वेव इक्वेशन फाइंड आउट की थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। और फिर आपने वेक्टर के का एनालिसिस किया था, इसका नेचर कैसा होगा। और हमने नोट किया है फॉर द टाइम बिंग जो डायनेमिक कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ डिवाइडेड बाई एम ओमेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसी का थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज़ प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। और इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या फंक्शन है, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू प्लाज्मा या आयनाइज्ड मीडियम में, तो वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, प्रोपेगेशन पॉसिबल है नहीं है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये हम कर चुके एनालिसिस, और जो इसका लास्ट रिजल्ट है मैं उसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो लास्ट रिजल्ट मेरे पास ये आया, और मैं लिख लेता हूँ के स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू म्यू नोड एप्सिलॉन नोड ओमेगा स्क्वेयर, and then I have plus iota and mu node, then dynamic conductivity sigma d, and then I have omega, okay। and sigma d डायनेमिक कंडक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज डायनेमिक conductivity of ionized medium, okay। and its value I have told you to remember for the time being, and that is Ne square iota divided by m into omega. So this is imaginary, okay। if I insert the value of dynamic conductivity in this equation, then I will get k square, this is equal to mu node epsilon node omega square, and then I have plus iota and iota mu node, and then sigma d. Sigma d is Ne square iota divided by m into omega, हो गया। इसके बाद एक और फैक्टर है दैट इज ओमेगा, एंड ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। एन इज द नंबर डेंसिटी, मैं सारे पैरामीटर लिख देता हूँ यहाँ पे। म्यू नोड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नोड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और जो ओमेगा है ना, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इनकाउंटर प्लाज्मा। और यहाँ पर इस फैक्टर में ये जो n है दिस इज नंबर Ne, ठीक है। Ne इक्वल टू n, दिस इज द नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो ये चार्ज कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी नंबर डेंसिटी है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, okay। and m is the effective mass, I must write it effective mass, this is effective mass of electrons, ठीक है। अब आप एक बात समझें, यहाँ पे जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा आपको बताया गया है कि ये एक डायनेमिक स्टेट है, क्वासी न्यूट्रल है, आयनाइज्ड मीडियम है, इसके अंदर न्यूट्रल पार्टिकल एटम भी हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और आयंस कैटायन एनायन भी हो सकते हैं, ठीक है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो इन सब के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, सबसे ज़्यादा जिसकी कंडक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे समझते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे देखिए आप, जो कंडक्टिविटी है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितने भी मैंने इसके कंपोजिशन में जितने भी पार्टिकल बताए, देखिए अब एटम तो न्यूट्रल हो गया, मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल हो गया, और कोई कैटायन एनायन होगा
या फिर कोई आयन होगा, ठीक है, वो सारे के सारे उन सब का मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो उनकी कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन दैट विल बी नेग्लिजिबल। सो द बिगेस्ट पार्टिसिपेंट इन द कंडक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा दैट इज इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसलिए ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, ये वाली जो इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज फिर से कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलने वाला है। देखिए अब जो हमारा प्लाज्मा मीडियम है, मैंने बताया था कि दैट इज गैस लाइक, उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एप्सिलॉन नोड एंड म्यू नोड है। इससे पहले वाले लेक्चर में आप सीख चुके हैं कि जो एप्सिलॉन नोड है, म्यू नोड है, दिस इज इक्वल टू 1/c²। आपने स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड आउट की है, तो इस टाइप का रिलेशन वहाँ पे यूज़ किया होगा आपने। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/c²। तो उससे पहले इस फैक्टर को आपको इन दोनों में से बाहर निकालना पड़ेगा। और एक और बात देखिए, आयोटा इंटू आयोटा ये क्या हो जाएगा, -1। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ k² को फिर से। सो k² विल बी इक्वल टू, देखिए मैं इस पहले फैक्टर को पूरे को बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया म्यू नोड एप्सिलॉन नोड देन आई हैव ω²। और मेरे पास पहले फैक्टर को पूरा बाहर लेने के बाद यहाँ पे 1 बच गया, आयोटा इंटू आयोटा -1, तो ये लिख दिया -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, म्यू नोड तो बाहर गया, ये आ गया, एप्सिलॉन नोड यहाँ पे है नहीं इसके पास, ठीक है। तो जो फैक्टर बच गए वो लिख लेते हैं ne² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रह गया मास, एप्सिलॉन नोड भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और म्यू नोड एप्सिलॉन नोड ये बाहर गया, और ω² भी आपने बाहर लिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ओमेगा है, तो नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा से डिवाइड, तो नीचे आ जाएगा ω², ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ये देखिए। अब ये जो फैक्टर है विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ 1/ω², दिस इज प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड ओमेगा क्या है आपका, दिस इज ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, आप इसकी जगह 1/c² भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा k दिस इज इक्वल टू ω² डिवाइडेड बाई c²। देन आई हैव 1 माइनस, यहाँ पे इस फैक्टर की जगह मैं लिख देता हूँ WP, ठीक है। कहीं पे आपको WP लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको WC मिलेगा, कहीं पे प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को आप WP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो आप इसको WC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं WP चूज कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया मेरा ω²। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया किसका, k² का, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए k विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ओमेगा डिवाइडेड बाई c, रूट ले दो इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा √, और यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट छूट गया भाई। ये जो रिजल्ट है ना यहाँ पे, ये रिजल्ट दिस इज W² ओके। सो आई हैव 1 माइनस हेयर आई हैव WP² डिवाइडेड बाई W²। ओके, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, यहाँ पर देखिए, एक तो ये हो गया और एक आपका हो गया WP दैट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए दिस इज ne² डिवाइडेड बाई m इंटू ओमेगा, सॉरी m इंटू एप्सिलॉन नोड, ओमेगा तो ये खुद ही है, तो ये है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इसका रूट फाइंड आउट कर लें, तो रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा WP इक्वल टू WC, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ne²
divided by m epsilon node. So this is the final result, and this result state that the omega plasma frequency, this is inversely proportional to the charge density. ओके, सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप इनको याद करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, तो आपने प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए, अब हमें इसका फर्दर एनालिसिस करना है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं जो, अब एक बार टाइम लिमिट देख लेते हैं। ओके, तो इसी में डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, अगले हम डिस्कस करेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस मीडियम, आयनाइज्ड मीडियम में से ट्रैवल कर सकती है, और उसके लिए आपका जो के है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है, जैसे आपका एयर मीडियम में होता है या फिर आपका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है। कंडक्टिंग मीडियम जो होता है वो लॉसी मीडियम होता है, उसमें अटेन्युएशन होता है सिग्नल का, क्योंकि वहाँ पर जो के की वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स आती है। तो यहाँ पर हमारी के की वैल्यू इमेजिनरी भी आ सकती है, रियल भी आ सकती है, और इसी के बिहाफ पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट करेंगे, जो आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या कुछ और होगा, वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग।